अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की पोस्ट मार्केट की क्लास ऑलरेडी लाइव मार्केट के एंड में अराउंड 3 o'clock हो चुका था, है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं एग्जैक्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 24,141 पे। अगेन थर्ड कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और जो बुलिश मोमेंटम है उसको बरकरार रखा है ना। अगर इसका पोस्ट मार्केट आपको देखना है तो आज का जो लाइव मार्केट सेशन है यूट्यूब चैनल पे मोस्ट प्रॉब्ली आ चुका होगा। एक बार चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं, और वहां पे आप देख सकते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज के इस वाले सेशन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। ये देखिए आ गया ऑलरेडी 1 आवर पहले, है ना। लेट मी शेयर द लिंक विथ यू गाइस इन द चैट, ताकि आप इस सेशन के बाद ये वीडियो आज के मार्केट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। परफेक्ट। तो शुरू किया जाए आज का वार्तालाप। काफी कम मेंबर्स दिख रहे हैं, चलिए यूट्यूब पे देख लेंगे वो लोग, वीडियो में क्या ही कर सकते हैं, है ना। ऑलराइट, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन जनरल। स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कैसे होती है, कैसे कोई व्यक्ति लाइक कैसे कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है ना। वो सारी बातें हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ समझेंगे, है ना। मान लीजिए मेरे ही केस में मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है देव और मेरी एक फर्म है, मेरी एक कंपनी है बेसिकली, जिसका नाम है डीजी ग्लोब्स। डीजी ग्लोब से फर्म है जो कि लास्ट 10 ईयर से ऑपरेट कर रही है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को। वेबसाइट्स बनाना हो, एप्लीकेशंस बनाना हो, किसी भी कंपनी या ब्रांड का ऑनलाइन प्रमोशन करना हो, ये सारे एक्टिविटीज हम करते हैं। हाँ, ठीक ठाक हम काम कर रहे हैं। आगे कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो गई है, बट फॉर इंस्टेंस अब लाइफ के इस पड़ाव पे, इस मुकाम पे आके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस कंपनी को अब यहाँ से मुझे 5x या 10x या बहुत ऊपर ले जाना है, बहुत हाई पे ले जाना है। और डेफिनेट सी बात है, अगर कोई बिजनेस को हम बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है। अब बात ये हुई कि मेरी कंपनी है, ठीक ठाक ऑलरेडी कर रही है। अब मुझे इसको बहुत आगे ले जाना है। मान लीजिए मुझे और भी ब्रांचेस ओपन करना है ओवरसीज, या कंपनी में और भी हायरिंग करना है और सारे न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, जिसके लिए बेसिकली मुझे चाहिए कैपिटल। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है उस कैपिटल को लाने के लिए। नंबर वन कैन बी माई सेविंग्स, कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस लास्ट 1 डेकेड में, जब से मैं फर्म रन कर रहा हूँ, लास्ट 1 डेकेड में मैंने बहुत सारे पैसे जुटाए होंगे मे बी, है ना। वो कैपिटल मैं यूज कर सकता हूँ अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए। नंबर टू क्या हो सकता है, नंबर टू ये हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपने पेरेंट्स से, है ना, माँ बाप से पैसे का डिमांड करूं कि हाँ ये कंपनी है मेरी, जिसको ग्रो करना है, कुछ पैसे की आवश्यकता है, क्या पता वो सेव करके रखे हो पैसा और वो पैसे से मेरा मदद हो जाए, है ना, मैं कंपनी को आगे ले जा पाऊं। या फिर या फिर इस दो केस, अगर ये दोनों चीजें एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ये हो सकता है कि मैं किसी अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को अप्रोच कर सकता हूँ कि चलिए ये मेरी कंपनी है, मैं ये काम करता हूँ, अब मुझे ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में जाना है, मुझे कुछ कैपिटल की आवश्यकता है, तो क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं, है ना। फैमिली फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो डू द जॉब। बट लेट्स से कि इनमें से ये कोई भी चीजें वर्कआउट नहीं कर रहा है, क्या पता मेरे पास सेविंग्स ही ना हो, पेरेंट्स भी मुझे उस प्रकार से हेल्प आउट नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी पीछे हट गए कि नहीं मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, है ना, एक और तरकीब जहां से हम पैसा जुटा सकते हैं। हाँ, बैंक लोन भी एक ऑप्शन होता है कि हम बैंक में जाके लोन ले लिए, राइट, अपने कंपनी का स्टेटमेंट वगैरह दिखा के, और बहुत सारी चीजें की कंपनी जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, प्रॉफिटेबल है और लोन पे ऑफ कर पाएंगे, ये सोच के हम लोन का भी एक ऑप्शन रहता है, लोन भी ले सकते हैं। बट on the top of that there is another way to accumulate funds from the market, and there comes the stock market। मैं ये कंपनी स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट कर पाऊं का मतलब क्या है कि ऐसे ही कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, जो क्राइटेरिया
हमें बताता है कि क्या हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के काबिल है भी या नहीं, है ना। तो वो क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना होता है, देन वी कैन गो पब्लिक एंड पीपल कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। मतलब मैं अपनी कंपनी को पब्लिक लेके चला गया, और पब्लिक लेके चला गया इन अ वे कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। अब लोग वहां पे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो जो पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली वो शेयर के रूप में। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी का एक वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपीस, है ना। थोड़ा सा राउंड फिगर में लेके चलते हैं आसानी से, लेट्स से 1 CR है ना। और मान लीजिए इसमें से शेयर, हर एक शेयर का दाम है 1 रुपया, और 1 करोड़ का शेयर हो गया, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें से 60% कंपनी के ओनर होल्ड कर लिया और 40% को मार्केट में फ्री फ्लोट चलने दिए। मतलब 40 लाख रुपए का शेयर हमने मार्केट में फ्री फ्लोट उतार दिया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई स्टॉक मार्केट में, पब्लिक हो गई कंपनी, और 40 लाख शेयर को हमने मार्केट में ला दिया। कैसे लाते हैं इसको, इसे कहते हैं आईपीओ। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आते रहते हैं और आप निवेश करते रहते हैं ना। जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं तो जो भी अपकमिंग आईपीओ होते हैं उसका अपडेट आपको अक्सर होम पेज पे दिखता रहता है। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो प्रक्रिया जो होता है वो कौन देखता है, कौन उसको मतलब सुचालित रूप से चलाता है। तो यहाँ पे एक और नाम हम ऐड कर देते हैं, द नेम इज सेबी। सेबी, व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी क्या है? सेबी बेसिकली एक गवर्निंग बॉडी है। ये गवर्निंग बॉडी क्या है कि जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच को ऊपर से कोई एक संस्था है जो सुचालित रूप से चला रही है, कौन है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। वैसे स्टॉक मार्केट जो है उसमें एक गवर्निंग बॉडी बनाया गया है, जो कि 1990 स्कैम, बहुत लोगों ने सुना सुना होगा, राइट। हर्षद मेहता वाला स्कैम, 1990 स्कैम लोगों ने देखा भी होगा वेब सीरीज के रूप में। 1990 स्कैम के बाद ये सेबी का गठन हुआ था, अराउंड 1992 के अराउंड आई बिलीव सेबी का ये गठन हुआ था। और ये इसलिए किया गया था ताकि स्टॉक मार्केट में जो भी चीजें चल रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई ऊपर से मॉनिटर करे, गवर्न करे, ताकि यहाँ पे नो कोई गलत गतिविधियां ना हो, है ना। तो एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए सेबी के पास जाके उनके जो प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज है वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। जब सेबी सेटिस्फाइड होगी और लगा कि हाँ आपकी कंपनी उस लायक है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकती है, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको अप्रूव करेंगे कि ठीक है आप अपना आईपीओ लेके आइए। आईपीओ जब आता है तो बेसिकली आईपीओ जो इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं वो लगभग 14-15 हजार रुपए के लमसम में एक लॉट मिलता है। कंपनी के प्राइसिंग के हिसाब से वो लॉट साइज डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का स्टॉक 1,000 रुपए का लमसम लिस्ट होने वाला है, तो मान के चलिए कि 14 या 15 स्टॉक देके एक लॉट 14-15 हजार के इन्वेस्टमेंट में एक आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं। एक राउंडली आप देखेंगे अक्सर ये 14-15 हजार के ऊपर का नहीं होता है आईपीओ, लगभग ये 14-15 हजार के थ्रेशोल्ड में ही रखा जाता है। अब 14-15 हजार में जितने नंबर ऑफ स्टॉक आएंगे उतने लॉट साइज का वो आईपीओ खुलेगा। 1,000 रुपए का स्टॉक है तो मान लीजिए 14-15 स्टॉक, है ना। वही 100 रुपए का स्टॉक है तो उस हिसाब से 140-150 स्टॉक, 15,000 के आईपीओ आएगा। आईपीओ आते ही क्या होता है? आईपीओ आते ही लोग अपना जिसको जिसको उस कंपनी में इंटरेस्ट है वो उस आईपीओ के लिए अप्लाई करता है। अब मान लीजिए हमारे केस में, हमारे कंपनी में जो भी बात कर रहे थे डीजी ग्लोब्स की, एक एग्जांपल लेके कि मान लीजिए जो कंपनी है इस कंपनी में 40 लाख स्टॉक बात कर रहे थे ना, 60% कंपनी को ओनर ने होल्ड कर लिया, 40% उन्होंने मार्केट में एज एन आईपीओ लॉन्च कर दिया कि पब्लिक सेक्टर है, अब लोग यहां से बाई कर सकते हैं हमारे कंपनी के स्टॉक और निवेश कर सकते हैं। क्योंकि मैं कंपनी के शेयर का भाव 1 रुपया बोला था, तो हमारे केस में 14,000-15,000 रुपए में 14,000 या 15,000 स्टॉक्स आएंगे, क्योंकि 1 रुपए का स्टॉक है ना। एग्जाम्पल लेके हम 1 रुपए का चल रहे हैं, तो मान लीजिए 15,000 स्टॉक और 15,000 रुपए के आईपीओ लॉन्च हो गया। अब इस आईपीओ में 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए। स्टॉक्स हमारे पास है कम, लोग पार्टिसिपेट किए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब उस केस में क्या होगा, क्या सभी को वो आईपीओ में स्टॉक मिल जाएगा? द आंसर इज नो। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना स्टॉक बाजार में उतारा गया उससे ज्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, तो वहां पे ना एक
ऑनलाइन लकी ड्रॉ टाइप का सिस्टम आता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फिल्टर किया जाता है कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन डिस्क्वालीफाई हो जाए। एक ऑनलाइन रैंडम प्रोसेस होता है ना। अगर आप आईपीओ के लिए क्वालिफाई हो गए, आपका लकी ड्रॉ निकल गया, आपको मिल जाएगा कि हाँ आपके शेयर एलोकेट हो जाएंगे। अगर आपका लकी ड्रॉ में नहीं आया तो आपका जो पैसा ई मैंडेट के रूप में स्टक होता है आईपीओ सब्सक्राइब करने के दौरान, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस चला आएगा, है ना। बहुत सारे लोग ट्राई किए होंगे आईपीओ लेने का, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आईपीओ इज अ प्रोसेस कि एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का, और लिस्ट होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो सेबी डिफाइन करके ऑलरेडी रखा है। और जब सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से सब कुछ ओके रहता है तो कंपनी आईपीओ लेके बाजार में आती है। जनरली हम देखते हैं कि 14-15 हजार रुपए का एक लॉट का आईपीओ मिलता है। आप आईपीओ, अगर आपको कंपनी अच्छा लग रहा है, आप वहां पे क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उस टाइम आपका जितना पैसा उसमें इन्वॉल्व होने वाला है वो यूपीआई के ई मैंडेट में स्टक हो गया। फिर अगर आपका आईपीओ निकल गया तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद इन द मैटर ऑफ 2 days इन योर डीमैट अकाउंट। और अगर मान लीजिए विद इन द मैटर ऑफ 2 days नहीं, जिस दिन लिस्टिंग होता है बेसिकली उस दिन स्टॉक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जिस दिन मतलब एक पर्टिकुलर डे डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए कि 1 अगस्त को ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होगी, इसका आईपीओ आ गया है 15 तारीख से, 15 से 20 के बीच में लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है ना। फिर कुछ दिन बाद लकी ड्रॉ होके जितने लोग लिस्ट हो गए, जितने लोग सक्सेसफुली उस आईपीओ को ग्रैब किए, उनको स्टॉक अलॉट हो गया, और जिनका नहीं हुआ उनका पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट में रिफंड आ गया। सो ये रहा एक प्रोसेस एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में आने तक का, ठीक है ना। अब आ गई कंपनी स्टॉक मार्केट में। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो प्लीज एक बार चैट में बताइए। जहां तक हमने बात किया उसी के इन बिटवीन अगर कुछ सवाल हो, क्योंकि आगे की जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अब स्टॉक आ गया, लिस्ट हो गया, आगे क्या होता है उस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब कंपनी आके लिस्ट होगी स्टॉक मार्केट में। अब हम कौन है, हम है ट्रेडर, है ना। ट्रेडर है तो हमारे मन में क्या चल रहा है कि चलो कंपनी तो आ गई, अब इसमें करना क्या है। स्टॉक मार्केट में ये पर्टिकुलर कंपनी लिस्ट हो गई है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। तो देर आर 2 ways यू कैन ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। एक हो गया हमारा इक्विटी और दूसरा हो गया हमारा डेरिवेटिव्स। नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज डेरिवेटिव। ये दो प्रकार से हम किसी स्टॉक को ट्रेड कर पाए। इक्विटी के लिए सारे स्टॉक बाय डिफॉल्ट एंटाइटल्ड हो जाते हैं, जैसे ही स्टॉक मार्केट में वो शेयर आया वो इक्विटी मार्केट के लिए लिस्टेड तो हो जाता है। क्या वो डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए भी एक्टिव है या नहीं, ये अगेन सेबी डिसाइड करती है। डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं। अगर हम बात करें राइट नाउ स्टॉक मार्केट में देयर आर मोर देन 6000 स्टॉक, 6000 के ऊपर स्टॉक्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो 6000 से ऊपर स्टॉक्स अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें आप इक्विटी में जाके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी बेसिकली क्या हो गया कि हमने एक शेयर है जिसका भाव है 1 रुपया, 10,000 शेयर खरीद लिए, 10,000 रुपए लग गए। अब उस शेयर को हम पर्टिकुलर शेयर को होल्ड करके रखे हैं, जब मन करे बेच सकते हैं। अभी खरीदे, 1 घंटे बाद बेचना हो, 1 दिन बाद बेचना हो, 1 साल बाद बेचना हो, जब भी हमारा मन हम उसको बाई एंड सेल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव्स है इसी के अंडर में आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो हम ऑन अ डेली बेसिस ट्रेड करते हैं, है ना। एफएनओ ट्रेडर है हम लोग, मैक्सिमम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एंड अनदर वन इज कॉल्ड ऑप्शन। इसे शॉर्ट में कहते हैं एफएनओ, बीच में एक एंड लगा देते हैं। एफएनओ आपने सुना होगा ना। तो फ्यूचर एफयूटी शॉर्टकट लिख दिया मैंने, एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दो प्रकार की ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के अंडर में आती हैं। इक्विटी इज बेसिकली लाइक बाइंग ए स्टॉक एंड होल्डिंग इट। बस सिंपली एक स्टॉक को मैंने जितने रुपए के भाव में है उतने रुपए के भाव में बाई कर लिया। इक्विटी में ट्रेड करने में फायदा क्या है, देर आर लाइक सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाई वन। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता है। इसमें कोई आपको, जैसे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं
है ना। तो आपको रहता है ना कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी है, तो पोजीशन आपको कॉल या पुट का पोजीशन जो है उसे काट देना है थर्सडे से पहले। बट इसमें क्या है कि देर इज नो एक्सपायरी, क्योंकि आपने कैश में इसको इक्विटी में बाई करके रखा है। सो देर इज नो एक्सपायरी, दैट्स नंबर वन। एंड here comes the number two thing. The number two thing, here you trade in number of stocks. यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हैं तो नंबर ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स का मतलब एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो आप एक खरीद सकते हैं, 200, 200, 500, 1000, 2000, मतलब यू कैन बाई इन एन नंबर। इट शुड बी इन अ राउंड फिगर, मतलब एक या दो या तीन। यू कैनॉट बाई 1.5 शेयर, है ना। यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 0.5 भी एक स्टॉक का बाई कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, पॉइंट पे भी काम होती है। जैसे एक बीटीसी का दाम 50 लाख है तो जरूरी नहीं कि आप एक बीटीसी खरीदे, आप 5000 का भी खरीद सकते हैं। वैसे इवन यूएस स्टॉक मार्केट में मान लीजिए कि स्टॉक का दाम $1000 है, इट नॉट नेसेसरी कि आप $1000 पे करके एक स्टॉक बाई करें। यू कैन स्पेंड $100 एंड बाई 0.10 ऑफ दैट स्टॉक। ऐसा यूएस मार्केट में होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल रूल दैट यू ट्रेड इन नंबर ऑफ स्टॉक। कितने नंबर ऑफ स्टॉक, मतलब 1, 2, 5, 10, डिपेंडिंग अपॉन यू, एंड देयर इज नो एक्सपायरी एट ऑल। ये जो स्टॉक आपने बाई किया है इसका कोई पीयर प्रेशर नहीं है आपको कि इसको बेच देना है 10 दिन में, एक महीने में, साल भर में। यू कैन होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू वांट। तो इक्विटी ट्रेडिंग में ये हो गया कि एक्सपायरी भी नहीं है और नंबर ऑफ स्टॉक बाई कर सकते हैं, जितना नंबर ऑफ स्टॉक हम चाहें उतना हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो गाइस डेरिवेटिव में यहाँ हम नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बाई कर पाते हैं, हम नंबर ऑफ लॉट बाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ लॉट, नंबर ऑफ लॉट मतलब एक लॉट साइज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वो प्री डिफाइंड होता है। चलिए अभी हम एक बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट, कि इक्विटी में देर आर 6000 प्लस स्टॉक्स अवेलेबल, है ना। 6000 से ऊपर ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, अप्रोक्सीमेटली देयर आर 200 ऑप्शन। अप्रोक्स अगर हम बात करें डेरिवेटिव में, हमारे पास लगभग 200 स्टॉक्स और इंडेक्स मिला के लगभग 200 ऑप्शन है। सो आउट ऑफ 6000 स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ओनली 200 इज ट्रेडेबल इन डेरिवेटिव। रेस्ट डेरिवेटिव्स के लिए अलाउड नहीं है, मतलब वो स्टॉक्स अभी क्वालिफाई नहीं कर पाया है डेरिवेटिव्स में आने के क्राइटेरिया को। इसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। डेरिवेटिव्स में स्टॉक्स ऐड भी होता रहता है और निकलता भी रहता है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जो कि डेरिवेटिव में है ना। कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि उस स्टॉक में कोई ऐसा न्यूज आ गया, या फिर इंटरनल पॉलिसीज में कुछ इशू आ गया, या फिर कोई स्कैम में वो कंपनी पकड़ी गई, ऐसा अगर कुछ होता है, उस केस में क्या होता है ना, उसको डेरिवेटिव से बाहर भी निकाल दिया जाता है। मतलब एफएनओ ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में बंद कर दिया जाता है कि इसमें अब एफएनओ ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, इट्स आउट ऑफ द डेरिवेटिव जोन। और वैसे ही नए कंपनी एड ऑन भी होते रहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो अभी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, एफएनओ एनेबल नहीं है, बट कुछ समय बाद उस कंपनी के अच्छे प्रदर्शन और बहुत सारे क्राइटेरियाज बैकएंड में मेट होने के बाद वो कंपनी एफएनओ में आ गई। तो एफएनओ में कंपनी ऐड भी होती रहती है और निकलती भी रहती है, इसका कोई फिक्स्ड रूल्स नंबर्स नहीं है ना। कंपनीज कैन कम्स एंड गो, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया विच इज सेट बाय सेबी ऑलरेडी। तो आगे यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन 200 प्लस ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं अगर फ्यूचर की। अनलाइक इक्विटी, फ्यूचर में क्या होता है कि देयर इज एन डे ऑफ एक्सपायरी। और फ्यूचर जो होता है उसका एक्सपायरी का डेट क्या होता है, फ्यूचर की एक्सपायरी का डेट होता है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी जो होता है वो होता है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, साइज कर देते हैं थोड़ा छोटा। लेट्स हैव इट 12 एक्सपिरेशन, है ना, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ।
जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इट कम्स विथ एन एक्सपायरी, अनलाइक इक्विटी। इक्विटी में कोई एक्सपायरी नहीं होता है, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है। अब सवाल मन में ये हो सकता है कि सर मान लीजिए लास्ट थर्सडे इस मंथ का जो है वहां छुट्टी है, तो उस केस में क्या होगा, क्या ये फ्राइडे को एक्सपायर होगा? नहीं, उस केस में वो एक दिन पहले एक्सपायर होगा, मतलब वेंसडे को ही एक्सपायरी हो जाएगी। अब मान लीजिए वेंसडे और थर्सडे दोनों दिन छुट्टी है, उस केस में ट्यूसडे को ही एक्सपायरी हो जाएगी। बट हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है वो सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है। एंड वन मोर थिंग कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और उसके बाद वाले मंथ का, 3 मंथ का ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम जुलाई महीने में चल रहे हैं, तो हम जुलाई महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, अगस्त का बाई कर सकते हैं एंड सितंबर का बाई कर सकते हैं। 3 महीने का, अपकमिंग 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर ट्रेड में क्या आ गया, सबसे पहली बात एक्सपायरी वाला फैक्टर आ गया, और दूसरी बात कि यू हैव टू ट्रेड इन नंबर ऑफ लॉट्स। ये लॉट साइज प्री डिफाइंड होता है। जैसे निफ्टी में अभी 25 का लॉट साइज हो गया, तो स्टॉक में, किसी स्टॉक में 1000 का लॉट साइज है, किसी में 1800 का है ना, किसी में 5000 का, 5400 का लॉट साइज है। इट डिपेंड, स्टॉक्स के भाव के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लॉट्स भी डिफाइन किए जाते हैं। तो नंबर ऑफ लॉट्स जो है ना वो ऑलरेडी से प्री डिफाइंड है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस वो स्टॉक जब आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहां पे आप उसका लॉट साइज देख देखो। एलटीपी कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे आपको ये वाले वैल्यूज दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम निफ्टी में आ गए, निफ्टी का लॉट साइज आपको पता ही है ऑलरेडी 25 हो गया है। कोई भी स्टॉक आप बताइए यहाँ पे जो आप चाहते हैं देखना, मान लीजिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हम आते हैं, करंट मार्केट प्राइस 1259, और अगर आप राइट हैंड टॉप कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा लॉट साइज 625। ये सारे जितने भी स्टॉक्स है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग मैंने भी बात किया, अराउंड 200 अप्रोक्सीमेटली स्टॉक है जो एफएनओ के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आपको दिख रहा है, जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए एलिजिबल स्टॉक है वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे? एलटीपी कैलकुलेटर में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए लिस्टेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक के ऑप्शन चेन भी अवेलेबल होते हैं। अगर कोई स्टॉक है जो एफएनओ में लिस्टेड नहीं है तो उसका ऑप्शन चेन भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन चेन का डेटा दिखेगा कहां, है ना। तो जितने भी स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है उन्हीं का ऑप्शन चेन आपको दिखता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एफएनओ में वही स्टॉक लिस्टेड है जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जो बेहतर स्टॉक है, जिसपे ट्रस्ट है ना, जो कंपनी बहुत सारे क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करके उस स्तर पे पहुंची है, तब वो एफएनओ पे आती है। गॉट इट? तो एफएनओ वाले स्टॉक्स इज गुड इनफ फॉर यू टू डू ट्रेडिंग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो फ्यूचर का आप समझ गए बात कि लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होगा, नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड करना है। ऑप्शन में भी यही बात हो गया क्या, कि नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड करना है। ऑप्शंस में भी क्या होता है, नंबर ऑफ लॉट। ये लॉट साइज फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेम होता है। जो लॉट साइज फ्यूचर एफएनओ का सेम ही लॉट साइज होता है ना, ऐसे नहीं कि फ्यूचर का लॉट साइज अलग है ऑप्शन का लॉट साइज अलग है, ऐसा नहीं है। तो ये भी नंबर ऑफ लॉट्स में हमें ट्रेड करना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहां पे आते हैं हम मेन टॉपिक पे, कि जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसका एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे। ऑप्शंस की बात कर रहे हैं अब। जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो सेम लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। ऑन द अदर हैंड, जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, अब इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स बेसिकली काफी सारे स्टॉक्स को एड ऑन करके एक इंडेक्स बनाया गया। इंडिया में जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स बहुत पुराना है, सेंसेक्स आया है 1875, 1875 में एग्जिस्टेंस में आया है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज, यहां पे आते हैं एक बार, इस पर्टिकुलर पोर्शन को करते हैं अलग, और यहाँ पे ये वाला पार्ट समझने का प्रयास करते हैं। होल्ड ऑन, ठीक है। सेबी का निर्माण हुआ था, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक्टिविटी को बेहद ध्यान से देखने के लिए, है ना। अब यहाँ पे आ गए इंडिया में, अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है
दो, वो हो गया हमारा सेंसेक्स एंड निफ्टी। अच्छा, सेंसेक्स एंड निफ्टी बताने से पहले क्यों ना हम बीएसई और एनएसई की बात कर ले, है ना? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, Bombay Stock Exchange come into the existence at 1875, if I'm not wrong. And then there comes NSE, National Stock Exchange. अब basically Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange ये दो places है जहां पे हम stocks की buying और selling, basically ये वो governing body है। NSE I think 1992 है, if I'm not wrong. It's been so long I didn't check this number, but I believe so. Bombay Stock Exchange establish हुआ था 1875 and National Stock Exchange establish हुआ था 1992। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मेजर इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। एंड सेंसेक्स में क्या है, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है सेंसेक्स। जो टॉप 30 कंपनीज है उसका एक इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो इंडेक्स है वो भी ट्रेडेबल है, उसमें भी हम ट्रेड कर सकते थे। बहुत दिनों से सेंसेक्स में लाइक ट्रेड का ऑप्शन नहीं था, बट रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले सेंसेक्स में भी अब ट्रेड का ऑप्शन आ गया है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी एवरी थर्सडे को होती है। वही ऑन द अदर हैंड एनएससी की बात करें तो एनएससी का इंडेक्स क्या है, निफ्टी। एंड निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनी का। निफ्टी भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली इंडेक्स की जब बात कर रहे हैं वहां पे क्या है कि नंबर ऑफ कंपनीज मिलके एक इंडेक्स बना है, और उस इंडेक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है, उनकी गतिविधियां अगर वो ऊपर की तरफ जा रही हैं तो वो ओवरऑल इंडेक्स को ऊपर ले जाएंगी। अगर वो ओवरऑल डाउन टर्म्स पे जा रही है तो ओवरऑल वो इंडेक्स आपको दिखेगा डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसी प्रकार से चलता रहता है। सो देयर आर टू मार्केट प्लेस टू बाई एंड सेल शेयर, वन इज बीएसई एंड वन इज एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, 1875 का स्टैब्लिश है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आके स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, सो नाउ यू कम टू नो अबाउट इंडेक्स। अब यहां पे जब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है आपको इंडेक्स में, तो यहाँ पे एक काम होता है, क्या होता है कि स्टॉक्स जो है वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, बट जैसे ही हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स एवरी वीक एक्सपायर होता है, एवरी वीक, है ना? मंडे की बात करें कि मंडे को कौन सा इंडेक्स एक्सपायर होता है, बताना चाहेंगे आप लोग चैट में? विच इंडेक्स एक्सपायर ऑन एवरी मंडे? मिड कैप निफ्टी। चलिए, ट्यूसडे फिन निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी, एंड फ्राइडे सेंसेक्स। एवरी डे कोई ना कोई इंडेक्स का एक्सपायरी है, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो जो इंडेक्स है ना वो एक्सपायर होता है आपका वीकली, है ना? हर मंडे मिड कैप निफ्टी, हर ट्यूसडे फिन निफ्टी, हर वेंसडे बैंक निफ्टी, हर थर्सडे निफ्टी, हर फ्राइडे सेंसेक्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसमें से कभी किसी दिन हॉलीडे हो तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको एक दिन डिले किया जाएगा, इट विल एक्सपायर रादर वन डे प्रायर टू दैट। सो फ्यूचर ट्रेडिंग में हम समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर में चाहे हम इंडेक्स में ट्रेड करें चाहे हम स्टॉक में ट्रेड करें, उसका एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ ही होता है। बट ऑप्शन में जैसे ही हम आए तो वहां पे दो चीजें हो गई, एक तो हो गया स्टॉक्स ऑप्शन, एक हो गया इंडेक्स ऑप्शन। जो स्टॉक ऑप्शन है वो तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ही एक्सपायर होता है, बट जो हमारा इंडेक्स है वो एवरी वीक एक्सपायर होता है। नाउ यू गॉट इट, है ना? हीरा ठाकुर जी, फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको स्पॉट प्राइस ही देखना पड़ेगा। स्पॉट में क्या देखना होगा आपको? स्पॉट में देखना होगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल होने वाला है। जब भी आपको स्पॉट में रिवर्सल दिख रहा है, फ्यूचर में जो भी भाव हो वहीं से आप बाई कर लिया करिए। ठीक है ना? आपको फ्यूचर में जाके भाव देखने की
मतलब फ्यूचर के भाव के हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग हमेशा स्टॉक्स के भाव के हिसाब से ही होगा। ये वाली बातें सारी समझ में आई कि क्या क्या चीजें हो गई हैं यहाँ पे। फ्यूचर्स की बात हमने कर लिया है, ऑप्शंस की भी बात हमने यहाँ पे कर लिया है, और ये सारे चीजें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, है ना, कैसे चीजें ऑपरेट हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं? एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताइए अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो प्लीज पुट इट इन द चैट। सर निफ्टी के फ्यूचर का लॉट एंड कैलकुलेटर, फ्यूचर का लॉट साइज और ऑप्शन का लॉट साइज सेम होता है, अभी हमने बात किया ना। ये जो लॉट साइज एप्लीकेबल होता है डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का दोनों का सेम होता है। कैलकुलेटर में सेंसेक्स का डेटा इसलिए नहीं आता है क्योंकि सेंसेक्स बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। हमारा टाई अप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ है डेटा के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अभी टाई अप नहीं है। हाँ, विल बी इन टच एंड सी इफ इट इज पॉसिबल, विल गेट इट डन। सो दैट इज वाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का डेटा आपको दिख रहा है एंड सेंसेक्स का नहीं दिख रहा है, बट वी आर ऑन इट। मोस्ट प्रोबेबली सून विल गॉट अ टाई अप डन विद सेंसेक्स like with BSE and get the Sensex data as well। ठीक है। फ्यूचर फेयर कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है? कैरी फॉरवर्ड की जगह फ्यूचर का जो करंट पोजीशन है उसको एग्जिट करके जो भी न्यू रेट है अगले एक्सपायरी का, वहां से आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फ्यूचर एक्सपायरी में कितना परसेंट कट जाता है? एक्सपायरी के टाइम डिपेंड कर रहा है कि बाजार का रेट क्या है। योगेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लेट्स डू इट देन। चलिए, यहां तक आपको कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो बताइए, क्योंकि इसके आगे अब हम बढ़ेंगे और आगे की चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये तो रहा मैच बेसिक्स कि कैसे चीजें ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मेजर संस्थाएं हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी स्टॉक को बीएसई के थ्रू भी बाई कर सकते हैं, एनएसई के थ्रू भी बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे मान के चलिए बीएसई एंड एनएसई को फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की तरह क्यों कह रहे हैं कि आप ये